So today we will start with the topic depreciation. In depreciation, I will share all the files after the lecture. I will use two files, that is 08 and 09. In 08, all the depreciation questions of the previous year, 4-5 questions. And this 09, there are lots of solution. 9-10 sums के solution है जो मैंने ही बनाया, ये एक्सेल फाइल मेरी है, राइट। और इसमें जो 08 के क्वेश्चन है उसके भी सॉल्यूशन है, पास्ट पेपर्स के भी सॉल्यूशन है, पास्ट ईयर सीईसी के भी सॉल्यूशन है, राइट। और फाइल नंबर 01 जो एफआईडीसी टेक्स्ट बुक है, राइट, इसमें भी डेप्रिसिएशन चैप्टर है, उसमें से मैं बेसिक मीनिंग भी बताऊंगा। और एक फाइल जो शिखा ने भी शेयर की है, वो तो मैंने अभी नंबरिंग किया नहीं है, तो इस साल क्या सिखाया है वो भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ इस फाइल में से, राइट। So first of all, I will explain the meaning of the depreciation. What is depreciation? So depreciation in simple terms means reduction in the value of fixed asset. Fixed assets का value कम होना for various reasons, है ना। तो यहाँ पे भी वो लिखा ही है कि shrinkage means reduction in the value of an asset. And why? Due to wear and tear, passage of time or obsolescence. What is the meaning of wear and tear? Wear and tear means usage. हमने यूज किया, राइट, तो वो थोड़ा पुराना हुआ यूज करने से, इसकी वैल्यू कम होगी। या हमने यूज नहीं किया, सिर्फ रख के भी रखा, तो भी टाइम के साथ इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। जैसे कि अगर मोबाइल आईफोन मैंने आज खरीद लिया 1 लाख में और 1 साल तक रखा बॉक्स पैक, 1 साल के बाद मुझसे 1 लाख में कोई लेगा? वो नहीं लेगा, है ना। बॉक्स पैक भी है तो भी नहीं लेगा, वैल्यू कम हो जाती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ भी। प्लस ऑब्सोलेंस यानी आउटडेटेड। आउटडेटेड का मतलब अब आईफोन 13 14 की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, जब 16 आ जाए, अब 17 आ जाएगा, राइट। तो आउटडेटेड होने से भी तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, कार, व्हीकल्स एंड अदर, जिसपे जो बिजनेस है वो डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज कर सकती है। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, कैसे चार्ज करना है, उसके सम्स हमें सीखने हैं, राइट। तो ये तो उसका मीनिंग हो गया डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन है अलग अलग। ये इंडियन इंस्टीट्यूट जो है सीए का, उसका डेफिनेशन है। यू कैन जस्ट लर्न एनी 1 or 2 डेफिनेशन। ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, या अपना भी लिख सकते हो कि, और ये उसके रीजंस है थ्योरी के लिए कि रीजंस क्या हो सकते हैं, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, डिप्लेशन, नेचुरल कैलेमिटीज एंड ऑल। तो थियोरी पे मैं ज्यादा इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, थियोरी इतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, वो यहाँ से पढ़ के भी समझ जाएगा, ठीक है ना। अब फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल चार्जिंग डेप्रिसिएशन में क्या क्या होता है। एक तो होता है कॉस्ट ऑफ एसेट, जो भी एसेट है, मशीनरी, फर्नीचर एंड ऑल, वो हमने कितने में खरीदा। खरीदा तो परचेज प्राइस हो गया, टोटल उसका भाव कितना हमें पड़ा। सो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है, उसमें क्या क्या ऐड होता है वो पता होना चाहिए। देन एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट, कि वो एसेट जो हमने खरीदा वो कितने साल तक चलेगा, व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ, कि वो 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। और एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, कि 4 साल मैंने यूज किया मेरा आईफोन, समझो मैंने आज खरीदा आईफोन, उसका तो ये हो गया कॉस्ट। लेकिन आईफोन मैंने खरीदा, उसके बाद इसका चार्जर अलग लिया, इसका मैंने कवर लिया, ये लिया, तो हो सकता है कि टोटल कॉस्ट मेरा सब हो जाता है, दैट आई विल एक्सप्लेन। और वो 4 साल चलेगा तो लाइफ 4 years हो गया, और 4 साल के बाद मैं इसको 20,000 में बेच सकता हूँ, तो दैट इज द एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू। सो फर्स्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट में परचेज प्राइस के अलावा जो भी खर्चा उस एसेट पे होगा, खरीदने से लेके अपने फैक्ट्री या ऑफिस में लाने तक क्या खर्चा हो सकता है,
ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, कस्टम ड्यूटी का, अनलोडिंग चार्जेस का, ब्रोकरेज का, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वेजेस फॉर फिक्सेशन, अमाउंट स्पेंट फॉर रिपेयर ऑन सेकेंड हैंड एसेट्स। तो ये सब भी हमें परचेज प्राइस में ऐड करना है, जो जो यहाँ पे लिखा है। वी हैव टू ऐड ऑल दिस। तुम लोगों को कोई एक ही दिया रहेगा क्वेश्चन कि इंस्टॉलेशन पे इतना हुआ या रिपेयर पे इतना खर्चा हुआ और खरीदा इतने में, तो टोटल कॉस्ट हमारा वो दोनों को मिला के बन जाएगा, राइट। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट, क्लियर है ना। एस्टिमेटेड लाइफ तो पता ही है, वो तो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो तो हम तो जज नहीं कर सकते कि कितने साल मशीन चलेगी, दैट विल बी गिवन। और टर्मिनल और स्क्रैप वैल्यू और साल्वेज वैल्यू और रेसिडियल वैल्यू, यानी 4 साल के बाद इसको में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, दैट इज योर टर्मिनल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और लाइक दैट। दैट विल आल्सो बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो ये 3 टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। Then there are various methods of depreciation. 7 मेथड है यहाँ पे, लेकिन तुम लोगों को सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड है, 3rd से 7th मेथड नहीं है। फर्स्ट मेथड दैट इज फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसी का दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसी का तीसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो तुम लोगों को कॉलेज में शायद स्ट्रेट लाइन मेथड नाम बोलेंगे, बट ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, straight line method and original cost method. The second method that we are going to learn is diminishing balance method, reducing balance method, or written down value method. These all 3 names are of one method only. इसमें और है, तो कोई भी ये नाम आता है तो ये मेथड आता है तो ये मेथड से सॉल्व करना है, और ये मेथड आता है तो ये मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड हमें सीखते हैं। मिड सेम में तो ये आएगा ही 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन तुम्हारा 100%, और सीसी में भी है तो उसमें भी आएगा, राइट। तो ये दोनों मेथड तुम लोगों को आने ही चाहिए। ये सारे मेथड नहीं है, सीखने ही नहीं। फर्स्ट मेथड है हमारा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट। This is our first method. So how to calculate depreciation in this method? It is simple. In most of the sums ना they will give you percentage. 2 तरीका है, एक क्या है, एक तो ये फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ एसेट या ओरिजिनल कॉस्ट हम जिसको बोलेंगे, या कॉस्ट ऑफ एसेट जो टर्म हमने ऊपर डिस्कस किया, माइनस स्क्रैप वैल्यू जिसको salvage value, terminal value भी बोलते हैं, and divide by estimated life of an asset. इससे हम depreciation per annum निकाल सकते हैं, and life will be in number of years. तो 1 साल का depreciation कितना है वो ये फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, cost of asset minus scrap value upon estimated life। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि a machine costing 15,000 is purchased, right, and installation charges 3,000 is paid. Estimated life of the asset is 10 years and scrap value is 2,000. तो पहले तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट मैंने बोला कि परचेज प्राइस प्लस कोई भी खर्चा खरीदने के बाद उसको फैक्ट्री ऑफिस तक लाने के लिए, इंस्टॉल करने तक, सब खर्चा ऐड करके। तो हमारा कॉस्ट क्योंकि 3,000 इंस्टॉलेशन है, बट कॉस्ट विल बी 18,000, 15 प्लस 3 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज गिवन 2,000, तो 18,000 माइनस 2,000 अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ विच इज 10, तो डिवाइड बाय 10, तो 16,000 डिवाइड बाय 10, योर डेप्रिसिएशन विल बी 1,600 पर एनम, राइट, 1,600 पर एनम। ये क्लियर है कि कॉस्ट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है, लाइफ दिया है, तो डेप्रिसिएशन पर एनम हम कैसे निकाल सकते हैं। एक ही फॉर्मूला है, हर साल डेप्रिसिएशन 1,600 ही होगा, राइट।
Second thing, sometimes, in fact most of the times, in the question they will give you the percentage or rate of depreciation. ज्यादातर सामने वो लोग तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देंगे, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देंगे और ये मेथड है, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100। यानी अगर देंगे कि ये कॉस्ट है 18,000 और दे देंगे कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम, तो 18,000 इंटू 10 अपॉन 100 या 18,000 into 10%. 1,800 will be your depreciation per annum. And one thing that you have to always remember, ये जो बोर्ड में लिखा है ये हमेशा याद रखना है। हम ये फॉर्मूला और इससे जो निकालेंगे वो डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा, पर एनम पूरे एक साल का डेप्रिसिएशन आएगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है कि एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट द पीरियड फॉर विच द एसेट इज यूज्ड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर शुड बी कंसीडर्ड। इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जब भी हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं करंट ईयर का, कोई भी एक साल का, तो वो एसेट उस ईयर में कितने पीरियड के लिए, कितने टाइम के लिए यूज हुआ है, उसके लिए डेप्रिसिएशन निकालना है, पूरे साल के लिए नहीं निकालना। सपोज हमारा जो ईयर होता है ना, जनरली अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर, वो स्टार्ट 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन हमने जो मशीन है वो 1 अक्टूबर को खरीदी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे? 6 मंथ्स हो जाएंगे। 6। तो हमने अगर वो मशीन को 6 मंथ्स ही यूज किया, बिकॉज हमने 22 अक्टूबर में किया, और ये फॉर्मूला से जो डेप्रिसिएशन आएगा वो पूरे साल का है, तो हम क्या करेंगे, जब भी पूरे साल यूज नहीं किया तो इनटू मंथ्स यूज्ड अपॉन 12, 6 महीने यूज किया तो हम इंटू 6 अपॉन 12 करेंगे। यानी अगर ये फॉर्मूला से हमने निकाला है 1600, तो इसको इंटू 6 अपॉन 12 करेंगे। ये फॉर्मूला से भी निकाला है तो एंड में इंटू 6 अपॉन 12 करेंगे। 4 महीना यूज किया है तो इंटू 4 अपॉन 12, यहाँ पे भी इंटू 4 अपॉन 12। तो द टाइम पीरियड is also important in that year for which we are calculating the depreciation, for how much time period we have used that asset. यहाँ तक सबको क्लियर है? कुछ डाउट है? Any question के लिए? So ये straight line method, right? And in straight line method ना, ये भी important है, in this method depreciation is charged every year on original cost of the asset. ये फाइल मैंने ऑलरेडी शेयर की है 01, आज वापस करने वाला हूँ। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बाद में नोटबुक में लिख लेना। ये पेज नंबर 216 है। ये 11th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का ही। तुम्हारे भाई बहन कजिन है, आजू बाजू में कोई है तो उससे भी तुम्हें मिल जाएगा ये टेक्स्ट बुक। सो दिस नोट, ये सब नोट इंपॉर्टेंट है कि हमें उस पीरियड के लिए निकालना है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम हमेशा जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उस पे ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे ऑलवेज। तो अगर एक साल का 8,000 है तो नेक्स्ट ईयर भी 8,000 ही होगा, थर्ड ईयर भी 8,000 होगा, फोर्थ ईयर भी 8,000 होगा, अगर हमने पूरे साल अगर उस एसेट को हर साल यूज किया है। तो the rate of depreciation is fixed, the amount of depreciation is fixed. If we are using it for full year, every year full year, months change होगा तो फिर चेंज हो जाएगा।
बट फुल ईयर का 8000 ही रहेगा फॉर एनी नंबर ऑफ ईयर्स. So this is a straight line method. What is this diminishing or reducing balance or written down value method? इसमें भी depreciation पे एक परसेंटेज दिया होगा, राइट. और तुम्हें क्या करना है जब इसका निकालोगे डेप्रिसिएशन, जैसे देखो यहाँ पे था सेम एग्जांपल कि 80,000 है और 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है बट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या straight line method. So we are calculating 80,000 into 10% and each year the depreciation will be same. But in this, the second method, अगर same question हम लेते हैं कि original cost of asset is 80,000 and the depreciation is 10% per annum. But under the second method, that is written down value method, reducing balance method or diminishing balance method, so for first year, we will calculate 80,000 into 10%, that is 8,000. Now from 80,000, we will deduct this 8,000. So we will get the written down value. Depreciation minus करके first year के हमारा value होगा 72,000. तो second year हम 80,000 पे नहीं निकालेंगे, ये सेकेंड मेथड में हम सेकेंड ईयर में 72,000 का 10%, दैट इज 7,200. यानी डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू जिसको हम बुक वैल्यू भी बोलते हैं, वो क्या होता है कि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया फर्स्ट ईयर वो माइनस करने के बाद जो बचता है उसको रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू बोलते हैं. अब ये सेकेंड मेथड में हम वो सेकेंड ईयर में ये जो फर्स्ट ईयर का रिटन डाउन वैल्यू है उस पे हम निकालेंगे. अब वो 72 में से वो भी माइनस कर देंगे, फिर बचेगा 64,800. तो थर्ड ईयर वी विल कैलकुलेट ऑन दिस 64,800, देन वी विल डिडक्ट दैट आल्सो इन द थर्ड ईयर. फोर्थ ईयर का निकालना है तो वी विल बी कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन ऑन 58,320. तो इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज charged on original cost only in the first year, and from the next year it is charged on written down value. What is written down value or book value? The cost minus depreciation. और फिर हर साल का depreciation minus कर दो. So it is charged on the opening balance of every year. Second year का जो opening balance है 72,000, उस पे हम charge करते हैं. तो इस मेथड में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो हर साल कम होते जाएगा. द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर गोस ऑन डिक्रीजिंग, राइट, गोस ऑन डिक्रीजिंग. तो दिस ये तो खाली है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो सब में भी तुम लोगों को समझ जाएगा कैलकुलेट कैसे करते हैं, राइट. इंपॉर्टेंट क्या है, ये इसका डिस्टिंग्विश है, ये थियोरी के लिए पढ़ लेना. आ सकता है थियोरी अगर कुछ आता है, या एक्सप्लेन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एक्सप्लेन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और दोनों में डिस्टिंग्विश करो, तो ये इसके लिए. देन तुम लोगों को उसकी जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि हम एसेट खरीदते हैं और डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो व्हाट आर द जर्नल एंट्री. और जर्नल एंट्री तो तुम्हें नहीं आने वाला है, तुम्हें तो लेजर बनाने को आएगा मशीन और डेप्रिसिएशन का. बट स्टिल फॉर नॉलेज यू शुड नो दिस कि व्हेनेवर यू बाय द एसेट इन द ईयर ऑफ परचेज, जब भी हम एसेट खरीदेंगे तो ये जर्नल एंट्री तो मैंने तुम लोगों को जर्नल एंट्री में भी सिखाया है ना. मशीनरी परचेज फ्रॉम शिखा, तो क्या एंट्री आएगा शिखा? मशीनरी परचेज फ्रॉम शिखा बोला ना, तो मशीनरी टू शिखा. और मशीनरी परचेज फॉर ₹80,000, कुछ नाम नहीं दिया, तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? मशीनरी टू कैश. मशीनरी टू कैश. यस, और कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, राइट. ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है. तो अगर मैं यहाँ पे यस, ये आपने जो अभी सिखाया ना डेप्रिसिएशन का,
हमने ऐसे क्लास में किया था, तो सर मैम ने क्या कहा कि पहले रेट निकालना है, फिर पहले रेट निकालना है, फिर उसके बाद वो करना है। मतलब मैंने भी मतलब ये वाला चीज किया था, क्योंकि 11th 12th में पढ़े थे, तो मैम ने कहा था कि ऐसे नहीं करना है। हाँ वो मैंने देखा, वो भी मैं तुम्हारे फाइल में से भी बताऊंगा। पहले मैं ओ, बेसिक्स बता रहा था। ओके ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैंने ठीक है। ऊपर किया होगा, right? तो ये तो मैं पहले जनरल बता रहा हूँ वो रेट, क्योंकि वो जो रेट है ना, मे बी आई डोंट नो ऐसे से बोला है, बट जो मिड सेम में क्वेश्चन आने वाले हैं लास्ट 4-5 साल से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सब में रेट दिया हुआ है। बिना रेट वाला कोई क्वेश्चन ना तो सीईसी में आया और ना मिड सेम में आया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उससे स्टार्ट नहीं करूं, क्योंकि वो आने का चांस बहुत कम है ना, और वो डायरेक्ट सिखाऊंगा तो जो आना ही नहीं वाला है उसको मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाए थे। ठीक है, सो दिस इज वही एंट्री है कि अगर एसेट कैश में खरीदा तो एसेट टू कैश बैंक, और उधार में खरीदा तो एसेट टू सप्लायर, है ना। और जो भी एक्सपेंस होगा इनकर, उसके लिए भी एसेट टू कैश बैंक, इंस्टॉलेशन चार्जेस या कुछ भी। तो जनरली हमारे जितने भी सम है ना, उसमें उधार वाला तो है ही नहीं। बट याद रखना है कि उधार आया तो हम टू नाम लिखेंगे, और कुछ नहीं दिया है तो हम टू कैश बैंक लिखेंगे। तो ये एंट्री तो फिक्स है। फिर डेप्रीसिएशन पहले कब चार्ज करते हैं? डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द लास्ट डेट ऑफ ईच ईयर, ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच ईयर। डेप्रीसिएशन हम कब चार्ज करेंगे? ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच ईयर। तो एट द एंड ऑफ ईच ईयर डेप्रीसिएशन जब चार्ज करेंगे, तो ये उसकी जर्नल एंट्री है जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। और फिर ये जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है, इसको जीरो करने के लिए उसमें जो भी बैलेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक एंट्री ये होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो ऑन द लास्ट डेट ये दो जर्नल एंट्री होती है, एक तो डेप्रीसिएशन टू एसेट, और फिर सेम अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रीसिएट। बट जर्नल एंट्री नहीं आने वाला है, तो ये किसी को नहीं भी आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जो भी सीखा वो सिर्फ नॉलेज के लिए था। एग्जाम पे एक सिर्फ थियोरी आएगा तो वो तुम लोगों को पढ़ लेना है। जर्नल एंट्रीज नहीं आने वाली है। लेजर में हम क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। सेकेंड ईयर भी वही दो एंट्री आएगी, खाली डेप्रिसिएशन की। जब बेचेंगे एंट्री आती है। मैं अभी नहीं सिखाने वाला हूँ जर्नल एंट्री, वो मैं डायरेक्ट लेजर में ही सिखाऊंगा। यस खुशी। सर इसकी थ्योरी में लाइक व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड थ्योरी बेस्ड में? He explain fixed installment method और straight line method and explain the other method। जो दो मेथड है उनको एक्सप्लेन Okay. करो, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या उसके डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट Okay, इज so द ये मीनिंग ऑफ methods डेप्रिसिएशन। related ही. मेथड एंड मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बस इतना ही। Okay, sir. और डेप्रिसिएशन टॉपिक में थियरी कुछ भी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। Okay, sir. Fine. Thank you. यस मोदी मनता, वेलकम। सर वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला पॉइंट एक बार बता देंगे प्लीज? ये डिप्रिसिएशन के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाया जाता है ईयर एंड पे। वो जब हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे ना, मतलब जो भी खर्चा होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट जो होता है उसके डेबिट में डाल देते हैं, और सब जो भी इनकम होती है वो इसके क्रेडिट में डालते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमारा लॉस है, इसलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके डेप्रिसिएशन को तो जीरो कर देंगे। डेप्रिसिएशन में कोई बैलेंस नहीं बचेगा ईयर एंड में, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं कि पूरे साल में कंपनी को क्या प्रॉफिट लॉस हुआ हमारे बिजनेस को, तो उसमें हम डेबिट कर देते हैं, राइट। ओके, सो बेसिकली डेप्रिसिएशन का वैल्यू जीरो करने के लिए हम वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडजस्ट कर देते हैं। ऑल एक्सपेंस आर ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एट द ईयर एंड, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है,
सो गेन भी हम करते हैं क्या? हाँ, सब सेल्स वेल्स भी सब ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, वो हम Okay. सीखेंगे फाइनल अकाउंट में। ओके, गॉट इट। तो ये सब तो ठीक है, ये सेल का तो मैं डायरेक्ट उधर बताऊंगा क्योंकि जनरल एंट्री नहीं आने वाली है। यहाँ से बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है 11th स्टैंडर्ड के, ये सब तो तुम लोग रेफर कर लेना, ये मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे उसकी वर्किंग भी है, सब कुछ है, ठीक है ना। मैं जो आईबीएस के सम्स है वो सिखाने वाला हूँ, और वो मैं मेरे मेथड से सिखाने वाला हूँ। वो मेथड मेरा इसलिए सिखाने वाला हूँ कि वो मेथड हम फिक्स इंस्टॉलमेंट और रिटर्न डाउन वैल्यू दोनों में यूज कर सकते हैं, राइट। इसमें बहुत सारे सम्स है सॉल्व, और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे सम्स है। ये वाले टेक्स्ट बुक में मतलब जिसको प्रैक्टिस भी करना है सॉल्व के अलावा लास्ट में एक्सरसाइज भी है, और वो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अगर तुम्हें चाहिए तो shala.com FYJC अकाउंट्स ऐसे सर्च करोगे तो वो एक्सरसाइज के सारे सम का सॉल्यूशन shala.com पे मिल भी जाएगा। तुम लोग सब अवेयर भी होगे, shala.com करके एक साइट है, वहाँ पे सब सॉल्यूशंस होते हैं फिर 12th स्टैंडर्ड और बाद के भी पेपर्स मिलते हैं, राइट। ये रिटन डाउन वैल्यू के एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स तो इसमें अनलिमिटेड है, सब सॉल्व है, उसकी वर्किंग भी है, सब कुछ है। ये कुछ नहीं समझता है तो इसका डाउट भी मुझे तुम लोग पूछ सकते हो फोटो भेज के, राइट। कितने सारे सम्स है, और यहाँ पे लास्ट में ये एक्सरसाइज है, और ये सब कैलकुलेशन भी है, और ये पूरे फुल सम्स भी है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड देन ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इतने तो बहुत ही ज्यादा है, इतने तो प्रैक्टिस करने का किसी को टाइम मिलेगा ही नहीं। दिस इज फाइल नंबर 01। अब मैं जो सिखाने वाला है, पहले ये शिखा कौन से डिवीजन की है, शिखा एच H. एंड व्हाट इज योर फैकल्टी नेम? क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिएगा। नेम ऑफ फैकल्टी, सर या टीचर कौन है? हाँ मैम ने लिखवाया था क्लास में ये। नहीं, नाम क्या है उनका? अंजलि शाह। तो जिनको भी अंजलि शाह है वो तो सब सेम होगा, फैकल्टी दूसरे भी हो सकते हैं। इसमें भी सब कुछ सेम है, बट एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने नहीं बताया, वो इसमें अलग है। तो यहाँ पे भी पहले तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग ही लिखा हुआ है और रीजंस लिखे हुए हैं, राइट, है ना। यूसेज, फेयर वैल्यू 80 है, ये सब सेक्शन भी है, तो वो ठीक है। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और डेप्रिसिएशन का वो फॉर्मूला जो हमें पता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये जो इससे हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा पर ईयर, 1 साल का डेप्रिसिएशन मिल गया, और अगर तुम्हें ऐसे आता है कभी सीईसी में या कहीं पे भी कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी ढूंढो, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम कैसे निकालेंगे इन स्ट्रेट लाइन मेथड? पहले तो ये वाले फॉर्मूला से हम डेप्रिसिएशन पर एनम निकाल लेंगे, और उसके बाद ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो क्या है, डेप्रिसिएशन पर एनम, यानी इसमें जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको कॉस्ट ऑफ एसेट से डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये तो एक मेथड हो गया, और दूसरा मेथड डायरेक्टली रेट इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हो, बट दोनों प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक ही कर, either this or either the first one. तो I will recommend to use the first one, ठीक है ना। फर्स्ट वन यूज करो तो उसमें हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी मिल जाता है और रेट भी मिल जाता है, और इसमें डायरेक्टली रेट मिलेगा, अमाउंट नहीं मिलेगा, राइट, ठीक है। तो वी विल यूज ओनली द फर्स्ट वन, दो इसमें दोनों मेथड से सॉल्व है, बट वी विल यूज द फर्स्ट वन एंड आई रिकमेंड दिस। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऐसे निकालना है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए ये फॉर्मूला 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इनिशियल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ एसेट रेज टू 1 बाय n। ये 1 बाय n क्या है? n इज द नंबर ऑफ ईयर्स एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये 11th के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा,
अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना बोला है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में नहीं दिया है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू शुड नो। और इससे एक बार रेट आ गया तो फिर हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल सकते हैं, जो भी रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दैट एसेट है इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दिस फॉर्मूला यू विल नॉट गेट, बाकी सब तो मिल जाएगा, और ये फॉर्मूला भी तुम्हें 11th के टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये तो नॉर्मल है, तो यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू फॉलो दिस। ये लिख लेना, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा शिखा बाद में, इसको भी मैं नंबरिंग करके शेयर कर दूंगा। ये 2025 H डिवीजन की फाइल है, ठीक है ना, चलेगा ना शिखा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको करंट ईयर का कुछ सीखना है तो ये है, मतलब सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, उसके एग्जाम्पल, और ये अकाउंटिंग एंट्री तो वही है, राइट। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, वो लिखा है यहाँ पे कि इनिशियल ईयर में ना एसेट्स ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, इनिशियल ईयर में एसेट्स ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तो इसीलिए उसके ज्यादा चार्ज होता है। रिटन डाउन वैल्यू में इनिशियल ईयर में डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होता है, फिर वो कम चार्ज होता है, राइट। और यहाँ पे वो एग्जांपल है छोटे कि कॉस्ट ऑफ एसेट 2 लाख है, सैल्वेज वैल्यू 30,000 है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, तो फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये तो वो सेकेंड मेथड से फाइंड किया है, तुम लोग ये फर्स्ट मेथड से कर सकते हो कि पहले तो डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप और सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कॉस्ट ऑफ एसेट दिया है 2 लाख, salvage value 30,000 and number of years useful life is 10. So 2 lakh minus 30,000 upon 10, that is 17,000. और फिर rate of depreciation is depreciation divided by cost of asset into 100. So 17,000 divided by 2 lakh into 100. So that will give you 8.5%. So ऐसे rate of depreciation ये स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए ऐसे हम निकाल सकते हैं, और ऊपर वाला फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं या नीचे वाला फॉर्मूला से भी, राइट। बट ये नीचे वाला ज्यादा रिकमेंडेड है एज पर मी, जो कंफर्टेबल है वो यूज कर सकता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अमाउंट एक साल का 17,000 आ जाता है, 2 लाख का 8.5%, और 10 साल लाइफ है तो 10 साल में पूरा 17,000 into 10, the total depreciation in 10 years will be 1,70,000, right? तो ये तो क्लियर है ना सबको, ये क्लियर है। कॉस्ट विल बी गिवन, सैल्वेज वैल्यू विल बी गिवन, यूजफुल लाइफ विल बी गिवन, so how to calculate the amount, and by using the amount how to calculate the rate. इसमें किसी को कोई डाउट है? Any doubt in this? No, sir. ये भी वैसा ही है, बट इसमें खाली क्या है, राम एंड कंपनी परचेज द सेकंड हैंड मशीन फॉर 96,000, spend 24,000 on its transportation, repair and installation. तो कॉस्ट ऑफ एसेट क्या हो जाएगा, 96 नहीं, परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्ट, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, वो भी हम ऐड करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी 1,20,000. यूजफुल लाइफ इज 4 years and residual या salvage value is 72,000. तो वही है 1,20,000 minus 72 upon 4. Depreciation per year is 12,000. Then rate will be 12,000 upon 1,20,000 into 100. That is 10%. Right? और the second method, इससे भी 10% ही आएगा. Follow this in exam. क्या तो इन लोगों को तो बोला है follow this in exam, तो तुम लोग ये मेथड फॉलो करो। तुम लोगों को ऐसे बोला है क्या ये फॉलो करने, वैसे तो दोनों से ही सेम ही आएगा आंसर, ठीक है। तो यू कैन फाइंड विद एनी मेथड।
WDV में तो ये तो डायरेक्टली दे दिया है, रेट दे दिया है, तो यू कैन फाइंड। बट अब ये WDV मेथड का रेट अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला है, इसमें भी कॉस्ट ऑफ एसेट है, साल्वेज वैल्यू है और यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ इज 10 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है तो वही 1 माइनस साल्वेज वैल्यू अपॉन कॉस्ट रेज़ टू 1/m into 100 और इससे भी तुम्हारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो ये तो सब कुछ दिया रहेगा, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओनली फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई, कॉस्ट विल बी गिवन, बट कॉस्ट में याद रखना है कि परचेज प्राइस प्लस ऑल द ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर, इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो रेट में कुछ नहीं है। और फिर डेप्रिसिएशन के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड भी यूज होता है। वो एसेट के लिए तो हम डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, जो फिक्स्ड एसेट है लाइक मशीन, फर्नीचर, बट जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, गुडविल, पेटेंट, उसके लिए भी यूज द वर्ड अमोर्टाइजेशन। और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि कोल माइन होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड डिप्लीशन। ठीक है, बट मीनिंग वही होता है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन हुआ है ये तो, बट आई विल नॉट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आई विल टीच फ्रॉम द पास्ट मेथड्स। ठीक है, ये तो सॉल्यूशन है और एक क्वेश्चन और दिया है, ये अभी सॉल्व नहीं करवाया है क्या? बस यहाँ तक ही है। करवाया मैं इसका सॉल्यूशन भेजती हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो बाद में हम डिस्कस करेंगे ये वाले क्वेश्चंस भी। अब मैं आ जाता हूँ ये क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस। अगर ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है इस तरह से, तो तुम्हें क्या क्या बनाना है और कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिड सेमेस्टर के लिए। और मेरे मेथड में 2 पेज, वैसे कोई भी मेथड में 2 पेज तो लगेगा ही, 2 पेज के बिना तो ये सम सॉल्व हो जाएंगे। इसके लिए क्या क्या लाइंस लगेगी, ये सब लाइंस है जो मैंने एक्सेल में बनाया हुआ है, और ये फाइल नंबर 09 है जो मैं शेयर कर दूंगा। इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे है, बस मैंने हाइड किया है। बाकी सारे सम्स का सॉल्यूशन है मिड सेमेस्टर 2, मिड सेमेस्टर 22, 23, 24, CEC, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अक्टूबर 16, 17 पास पेपर्स, उसके पहले का S4, ओपनिंग बैलेंस गिवन, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस ये जो S1, S2, S3, S4 है इधर जो है वो तो वर्ड फाइल के क्वेश्चंस है और उसका सॉल्यूशन एक्सेल में है। बाकी मिड सेम 22, 23 ये सब पेपर में अलग से भी शेयर करूंगा, बट उसके नीचे ही मैंने उसका क्वेश्चन पेस्ट किया हुआ है। क्वेश्चन मैंने पेस्ट किया हुआ है सबके नीचे, राइट है ना। मोस्टली मैं कर देता हूँ ताकि बाद में ढूंढना नहीं पड़े। तो ये सब पास 3 साल के जो पेपर में आया है वो है ये तुम लोगों का मिड सेम IBS का ही पेपर है, 22, 23, 24, वो तीनों का सॉल्यूशन भी है। तो तुम लोगों को ये फाइल से जितने सम है उतने भी प्रैक्टिस करनी है, तो मोर देन इनफ हो जाएगा। या जो भी शिकायतें है या तुम लोगों के डिवीजन में से करेंगे, कोई भी कर लो, मेथड समझना जरूरी है। 2 सम भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, दोनों मेथड का एक सम, तो भी आ जाएगा बस। लेकिन जो जो समझ में आ रहा है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, टर्नहिल कॉर्पोरेशन a limited company purchased machinery worth ₹4,90,000 on 1st April 2012. They spent ₹10,000 on its installation. तो ये 2 लाइन पढ़ के can you all tell me कि what will be the cost of asset, cost of this machine? 5 lakhs. Yes, 5 lakhs. 4,90,000 में खरीदा और 10,000 इसका इंस्टॉलेशन, 5 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया। ऑन 1 अक्टूबर डेट भी दिया रहता है, इसमें डेट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 1 अप्रैल 12 को खरीदा, ठीक है, एक मशीन खरीदा। क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि टोटल कितनी मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे फर्स्ट
सेंटेंस पढ़ के हमें ये पता चल गया कि एक मशीन खरीदा है 5 लाख में। नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे। On 1st October 2012, they purchased another machine costing rupees 2,30,000 and spent rupees 20,000 on its installation. अब ये पढ़ के भी ये पता चल रहा है कि एक और मशीन खरीदा और उसका कॉस्ट 2,30,000 प्लस 20 2,50,000 हो जाएगा। तो यानी टोटल अभी कितनी मशीन हो गई हमारे पास? टर्निल कॉर्पोरेशन दो तीन हो गई। फिर आगे भी पढ़ना है, 2 मशीन है। अब on 31st December 2014, they sold the machine purchased on 1st October 2012. तो यहाँ पे क्या लिखा है, खरीदा कि बेचा? ये बेचा सोल्ड। और कौन सा बेचा वो भी दिया है, जो हमने 1 अक्टूबर 2012 को खरीदा था, यानी ये सेकंड मशीन हमने बेच दिया, यानी कोई नया नहीं है, ये तो बेचा है। तो M1 M2 दो मशीन तो है, ये तो बेचा है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑन द सेम डे दे परचेस्ड अनदर मशीन costing rupees 2,80,000 and paid 20,000 on installation of the same. तो ये क्या है, खरीदा, ये भी खरीदा है। तो टोटल 3 मशीन खरीदी है, हम उसको M1 M2 M3 ऐसे नाम दे सकते हैं। और सेकेंड मशीन जो M2 वो हमने बेच दी। पूरे क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन पहले तो नोट कर लेना है या दिमाग उठा लेना है कि टोटल कितनी मशीन या एसेट खरीदा है, और उसमें से बेचेंगे एक ही, 2 बेचने का स्टेटमेंट आएगा ही नहीं, उतना बड़ा सम देंगे ही नहीं। परचेस में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है मैक्स, 4 से ज्यादा परचेस वाला भी नहीं देंगे। और सोल्ड का एक ही रहेगा कि एक ही बेचा है या उसका आधा ही बेचा है, मतलब बेचेंगे एक ही बार। जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह का आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट मिड सेमेस्टर। तो ये आइडेंटिफाई करना तो इजी है ना, कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। खरीदा बेचा क्लियरली लिखा रहेगा, कितने हैं, 3 मशीन खरीदा, एक बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare machinery account for the financial year 2012-13, 2013-14, 2014-15, charging depreciation at 10% on straight line method basis. Working notes should form part of your answer. तो ये भी क्लियर है कि कितने साल का मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी मोर देन 95% ऑफ सम में दिया होगा। नहीं दिया है तो कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने अभी सीखा भी। और कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड से करते। अब 12-13 का मतलब क्या होता है, अगर कोई कॉमर्स स्टूडेंट नहीं है और इफ एनीवन इज न्यू हु इज नॉट अवेयर अबाउट दिस टर्म, तो मैं बता देता हूं कि कभी भी ऐसे 2 ईयर दिया है तो उसका मतलब होता है कि द ईयर विल स्टार्ट ऑन 1st April 2012 एंड विल एंड ऑन 31st March 2013। जो 13-14 है, that year will start on 1st April 2013 and will end on 31st March 2014. So last day of 12-13 is 31st March 2013. Last date of 13-14 is 31st March 2014. ये भी क्लियर है सबको? क्वेश्चन बस मैंने एक्सप्लेन किया, क्लियर है? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं है? जो बोला वो तो पढ़ के सबको समझ जाएगा, कि किसी को कुछ नहीं समझा। क्लियर? नाउ मशीनरी अकाउंट बनाने, उसमें ये कॉलम्स होने चाहिए। सेंटर लाइन, लेफ्ट में डेट, पर्टिकुलर अमाउंट,
राइट में डेट पर्टिकुलर अमाउंट, हियर यू विल राइट DR डेबिट, CR क्रेडिट, और ये पूरे एक पेज पे बना लेना है। इसको साथ में सॉल्व करना है, ये तो लाइंस बना लेना। सर इसमें JF कॉलम नहीं आएगा? क्या? JF कॉलम नहीं, उसका मार्क्स नहीं कट करते, बनाना है तो बना लो। लेजर में JF कॉलम बनता है, बट इधर चलेगा ऐसे, वो तो इधर एक जस्ट उसमें कुछ लिखना तो होता नहीं है, हाँ सर दैट वही इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलेगा सर। और सेकेंड पेज पे तुम्हें ये वर्किंग बनाना पड़ेगा। ऑन द सेकेंड पेज यू विल हैव ड्रॉ वर्किंग। वर्किंग में कितने कॉलम बनाने हैं वो कैसे डिसाइड होगा? डेट और पर्टिकुलर तो बनाओगे, वो क्वेश्चन रीड करके कितनी मशीन है टोटल, 3 मशीन है तो 3 कॉलम। दिस कॉलम इज नॉट नेसेसरी, इसलिए मैंने बीच में डबल लाइन डाला, क्योंकि टाइम कम होता है एग्जाम में, तो ये जरूरी नहीं है। और इसमें ना लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये खाली हेडिंग लिख लेना है, ये वर्किंग है। मतलब ये लाइन ड्रॉ करने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट इसमें ये लाइन ड्रॉ करना है। ये वाले लाइन जो है ये तो ड्रॉ ही होते हैं तुम्हारे पेपर में, बट ये जो वर्टिकल लाइन है ये ड्रॉ करोगे इस फर्स्ट पेज पे। सेकेंड पेज पे जरूरी नहीं है, खाली ये लिख लोगे, यू डोंट नीड टू ड्रॉ लाइन्स। बट टाइम है, ड्रॉ करना है तो अभी तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस टोटल कॉलम इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, समझने के लिए ठीक है, बट एग्जाम में टाइम नहीं है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बना लो जिसको भी साथ में सॉल्व करना है। और देखो कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा। लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट ने ना, इसका मिड सेम का ना, तुम लोगों को दे देते हैं पेपर, पूरा सॉल्यूशन दे देंगे। तो एक स्टूडेंट ने ना, देखो ये रहा 24 का, उसने मुझे भेजा भी था। तो देखो ये तो फीफो का मेथड है, इसको फुल मार्क्स मिला है, इसमें 20 आउट ऑफ 20। ये डेप्रिसिएशन का देखो, इसने वर्किंग नोट कॉलम्स बनाया, एक्स्ट्रा ही बना लिया होगा, तो इसने तो पूरा देखो वर्किंग के साथ किया है। फिर ये मशीनरी सब बनाया है, फुल 20 मिले। और ये जो फाइनल अकाउंट्स है इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ है, इसमें इसको कम मिला होगा, 18 मिला है, 2 मार्क्स कट हुआ है। पार्ट ए भी है, तो शी स्कोर्ड गुड, तो उसने भेजा था। ये सब तुम लोग, ये भी सब हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हम डेप्रिसिएशन पे आते हैं। तो लाइंस ड्रॉ करके भी पेपर कंप्लीट होता है और अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट जिनको स्लो है तो वो लोग ये वर्किंग में लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्लियर? यहाँ तक सबने बना लिया लाइंस तो फटाफट। अब आ जाते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। देखो मैं जो मेथड सिखाता हूँ ना उसमें ये वर्किंग भी इम्पोर्टेंट है। ये तो तुम लोगों को 5 मिनट में आ जाएगा, लेकिन मार्क्स इसका है, मार्क्स इसका है फर्स्ट पेज का। फर्स्ट पेज बनाने के लिए सेकेंड पेज मेरे मेथड में बनाना जरूरी है। सेकेंड पेज राइट बना लिया तो फर्स्ट पेज अपने आप राइट बनेगा और फुल मार्क्स मिलेगा, राइट? अब ये कैसे बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना? तो सिंपल है, पहले तो हम ईयर लिख देते हैं, और ये ईयर भी मैं एक सम एकदम ऐसे डिटेल में सिखा रहा हूं, कुछ चीजें तुम स्किप कर सकते हो वर्किंग में, नॉट इन द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में तो जो भी बोलूंगा वो लिखना ही पड़ेगा, बट टू अंडरस्टैंड आई हैव फर्स्ट रोट द ईयर 2012-13। 12-13 का पहले हम बनाएंगे वर्किंग, टोटल 3 साल का हमें बनाना। सिंपल है कि 12-13 में कौन सी डेट आएगी। 12-13 मीन्स जैसे कि मैंने बोला, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 and will end on 31st March 2013। तो इसके बीच में जो भी मशीन खरीदा या बेचा वो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो 12-13 में हमने सिर्फ 2 मशीन खरीदा, ये 1 अप्रैल 12 भी 12-13 में आएगा और ये 1 अक्टूबर 12 भी 12-13 में आएगा। ये दिसंबर 14 तो 12-13 में नहीं आने वाला है, राइट ना? ये तो समझेगा ना कि विच डेट विल कम इन विच ईयर, ये सबको समझ जाएगा। यस सर।
सो दिस टू ओनली, 2 मशीन खरीदा, वो हमें खाली वर्किंग में रिकॉर्ड करना। तो हम यहाँ पे यस आपने कुछ अभी इम्पोर्टेंट बोला क्योंकि मेरे नेटवर्क चली गई थी तो मुझे पता नहीं चला। ओके, मैंने तो कुछ ऐसे बोला नहीं, मैं ये समी सिखा रहा हूँ, स्टार्ट ही किया है। अच्छा ठीक है। ये मैंने बोला कि ये लेजर बना लो और ये वर्किंग बना लो। वर्किंग में 3 कॉलम, क्योंकि 3 मशीन है हमारे क्वेश्चन में, टोटल कॉलम नेसेसरी नहीं है, फर्स्ट ईयर का ही अभी मैं बस। और मैंने ये बोला कि वर्किंग मेरे मेथड में इंपॉर्टेंट है, वर्किंग राइट बना ली तो फर्स्ट पेज अपने आप राइट बनेगा, लेकिन मार्क्स फर्स्ट पेज का है, वर्किंग का नहीं है। बट वर्किंग भी कंपलसरी है आईबीएस में, जैसे तुम देखोगे तो क्वेश्चन पे लिखा रहता है वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ओके ओके। क्लियर? बट वर्किंग समझ गया ना, ये किसको भी नहीं समझा ये मैं 10 मिनट में भी समझा दूंगा, 5 मिनट में भी समझा दूंगा। वर्किंग समझना, और एक मेथड कोई सीख लो कि सर मेरे को स्ट्रेट लाइन आ गया, तो रिड्यूसिंग भी मैं 5 मिनट में सिखा दूंगा। यानी तुम लोग भी टेंशन मत लो। हाँ, तो तुम लोगों को वो भी टेंशन नहीं लेना है कि 2 मेथड है, मेरे को 2 मेथड सीखने हैं, नहीं सीखने हैं 2 मेथड, एक मेथड। हाँ बोलो हर्ष। सर एग्जाम में दोनों आएगा कि एक ही आएगा, मतलब ऑप्शन एक ही रहेंगे? सम आएगा, नहीं एक ही सम आएगा, वही सॉल्व करना पड़ेगा। तो मतलब सर ऑप्शन देंगे कि WAC से ऑप्शन नहीं देंगे, कुछ ऑप्शन नहीं, दोनों में से तो एक आएगा। यस, एक ही सम आएगा मिड सेम में, और जो भी मेथड क्वेश्चन में लिखा होगा वो मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब अपने को दोनों करना पड़ेगा। यस दोनों, बट मैंने बोला ना एक ही करना है, एक कर लिया तो दूसरा तो 5 मिनट का काम है। ओके सर, चलेगा। तुम लोग बस मेरे 2 लेक्चर तो होने दो, 2 लेक्चर बैठो सुनो, फिर और एक लेक्चर भी और 1-2 लेक्चर रखूंगा, एक तो और रखूंगा ही डेप्रिसिएशन, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब सिंपल, खरीदा तो पहले तो डेट में डेट लिखना है, 1/4/12 को खरीदा, यहाँ पे लिखा है 4,90,000 में और 10,000 इंस्टॉलेशन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पर्टिकुलर में जो किया वो लिखना है। खरीदा तो खरीदा, बेचा तो बेचा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन लिखना है। सिर्फ पी भी लिख सकते हो, PUR भी लिख सकते हो टाइम का में। और M1 फर्स्ट मशीन है, कितने में खरीदा, कॉस्ट क्या है उसका, फाइल है, अमाउंट लिखनी है बस। तो ये तो कैसे लिखना है, इजी है। खरीदा वो तो कुछ है ही नहीं, डेट में डेट लिखो, पर्टिकुलर में परचेज लिखो, और जो भी खरीदने का कॉस्ट है वो उधर लिख दिया। ये तो कोई भी कर ही सकता है। फिर हमने एक और खरीदा 1 अक्टूबर 12 को, तो वापस 1 अक्टूबर 12 वापस खरीदा, लेकिन अब M1 में नहीं लिखना है, M1 में तो थोड़ी, अब सेकेंड मशीन खरीदा तो M2 कॉलम में लिखेंगे 2,50,000। 2,50,000। यहाँ तक किसी को डाउट? खरीदा बस, वो लिखा है बस, मैंने कुछ और किया ही नहीं। अब पहले तो जो भी खरीदा बेचा उसकी एंट्री करनी है, वो हमें वर्किंग में लिखना है। उसके बाद कुछ भी नहीं किया ये साल में, बस 2 बार खरीदा और कुछ दिया ही नहीं है, तो ऑन द लास्ट डेट ऑफ दिस ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। खरीदा बेचा क्वेश्चन से मिलेगा, डेप्रिसिएशन खुद से करना है, और वो कौन सी डेट को करना है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर। लास्ट डेट 12/13 का कब होता है? 31 मार्च 2013। तो बस वो डेट लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लिखेंगे। मैं तो यहाँ पे उसका वर्किंग भी बता रहा हूँ, तुम लोगों को ये वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो तुम लोग के रेफरेंस के लिए। अब डेप्रिसिएशन का रेट दिया है क्वेश्चन में 10%, तो सिंपल है, फर्स्ट का 25,000 स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 5 लाख का 10%। बट ये तो 1 अप्रैल को खरीदा और हम डेप्रिसिएशन 31 मार्च को चार्ज करते हैं, तो ये तो 12 मंथ्स ही होता है। तो 12/12 नहीं लिखोगे, खाली 10% भी लिख दोगे तो दैट इज ऑल्सो फाइन, 50,000 M1 का। लेकिन क्योंकि ये बीच में खरीदा, तो जैसे मैंने एक नोट बताया था टेक्स्ट बुक में कि हम लोग वो पीरियड के लिए डेप्रिसिएशन निकालते हैं,
जिस पीरियड के लिए हम यूज करेंगे। अगर बीच में खरीदा है तो बीच में खरीदा है तो वो नोट इसलिए इंपॉर्टेंट था जो मैंने यहाँ पे बताया था, राइट? याद है ना सबको? ऊपर चला गया काफी। दैट नोट इज इंपॉर्टेंट। ये नोट कहीं था, चलो कौन से पेज पे था अभी मुझे याद नहीं, देख लेना। बट ये 12/12 भी नहीं लिखना है, ये वर्किंग भी शो नहीं करना है। तुम्हें पता है 5 लाख का 10% डायरेक्टली इधर 50,000 लिख दोगे एग्जाम में। ये एक सम सीखने के लिए फुल डिटेल आई एम राइटिंग। अब सेकेंड पे भी 2,50,000 का 10%, लेकिन यहाँ पे डेट है 1 अक्टूबर को खरीदा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च होता है 6 मंथ्स। तो देयरफॉर इनटू 6/12 भी करना, 12,500। तो दैट इज। और तुम लोग ये वाली लाइन में ही लिख सकते हो, मैंने तो ये कैलकुलेशन के लाइन में लिखा है टू एक्सप्लेन एंड टू शो। यहाँ लिख दिया 50,000, 12,500। अब क्या करना है, सेम डेट को तुम्हारा बैलेंस कितना बचता है, जिसको हम बैलेंस बोलो, बुक वैल्यू बोलो, जिसको रिटन डाउन वैल्यू बोलो, वो कैसे मिलेगा? ये 5 लाख में से 50,000 माइनस करो तो यू विल गेट 4,50,000। 2,50,000 में से 12,500 माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2,37,500, राइट? अब ये टोटल कॉलम तो तुम लोग ने नहीं बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो कैलसी में। टोटल 50,000 प्लस 12,500 मैंने बनाया है तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो ये क्या है, जितनी भी मशीन है सारी डेप्रिसिएशन का टोटल, ये कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन का टोटल है। और यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू का टोटल, यानी 4,50,000 प्लस 2,37,500। अगर टाइम है और जगह है तो ये बनाने का क्या फायदा है वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है? तो ये टोटल भी आ गया, ये इसका टोटल, ये इसका टोटल। फर्स्ट ईयर की वर्किंग खत्म हो गई, क्योंकि इसमें कुछ बेचा ही नहीं है हमने, सिर्फ खरीदा है। सिर्फ खरीदना वाला बहुत ही इजी है। इस वर्किंग में किसी को कुछ डाउट? सर जैसे हमने वर्किंग नोट आपने यहाँ पे लिखा है तो वहां पे मशीनरी अकाउंट में इसका मतलब वो देना पड़ेगा रेफरेंस की अमाउंट कहाँ से नहीं आया है? नहीं नहीं, कुछ रेफरेंस नहीं देना, ओके। बस बनाना है। अब ये वर्किंग बन गई तो फर्स्ट ईयर का मशीनरी अकाउंट भी बन जाएगा। एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मशीन जब भी खरीदोगे या कोई भी एसेट खरीदोगे तो उसकी एंट्री डेबिट में आती है, लेफ्ट साइड आती है। कभी भी खरीदा तो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में ही आएगा, और किधर आने का पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे डेट लिखेंगे 1/4/2012, और लिखना क्या है? टू कैश बैंक या टू बैंक या टू कैश, क्योंकि ऐसा नहीं दिया है कि उधार में खरीदा। टू कैश बैंक ही लो तुम लोग, अनलेस दिया रहेगा कि उधार में खरीदा डेप्रिसिएशन में, राइट? और अमाउंट कितना है फर्स्ट मशीन का? ये परचेज की एंट्री कर रहे हैं हम, ये वाली, तो डेबिट में ही आएगा 5 लाख। फिर वापस हमने एक और खरीदा 2.5 लाख, डेट खाली चेंज हो जाएगी 110, वापस टू कैश बैंक, अमाउंट है 2.5 लाख। तो जो भी खरीदेंगे, जब भी खरीदेंगे, वो डेबिट के अलावा कहीं नहीं आएगा। डेबिट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ दिस अकाउंट। और ये जो डेप्रिसिएशन है ये हमेशा क्रेडिट में ही आएगा। डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? क्रेडिट में। डेप्रिसिएशन की डेट क्या है? 31 मार्च 13। क्या लिखना है? बाय डेप्रिसिएशन। पूरा भी लिख सकते हो, शॉर्ट में मत लिखना, वैसे तो चलता है, बट फर्स्ट समय तो मैं पूरा लिख देता हूँ। और यहाँ पे अमाउंट कौन सा लेना है? कोई एक मशीन का नहीं, जितनी भी मशीन है सबका टोटल। अगर टोटल निकाला हुआ है तो वहां से मिल जाएगा। समझो टोटल कॉलम तुमने नहीं बनाया है तो जब यहाँ पे लिखोगे तब तुम्हें उसका टोटल कैलसी में करना पड़ेगा, तो टोटल तो करना ही पड़ेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
और ये इसका फायदा क्या है, ये मेथड तो कोई बुक में भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब एक्चुअली मैं ऐसे सिखाता हूँ 31,313 बाय बैलेंस कैरी डाउन, यानी ये दो हर साल के लास्ट डेट पे क्रेडिट में लिखना ही है। कोई भी ईयर का जब बनाते हो लास्ट डेट पे ये दो तो डेप्रिसिएशन के टॉपिक में आएगा ही। डेप्रिसिएशन के तुरंत बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन ऑन द लास्ट डेट कंपलसरी है। अब अगर मैंने ये लिया है और इसका टोटल लिया है, तो ये जो टोटल है ना वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा 687,500। तो अगर मैंने ये टोटल बना लिया है ना, तो ये दो क्रेडिट में क्या आएगा, वो ये दो टोटल ही आने वाला है, एक डेप्रिसिएशन और एक बैलेंस का टोटल ऑन द लास्ट डेट हर साल के। और फिर तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, तुम्हारे दोनों साल का टोटल अपने आप टैली हो जाएगा। टैली नहीं हुआ मतलब कुछ मिस्टेक है, मतलब इन दोनों का टोटल लेंगे हम जो हो रहा है 7,50,000, इधर का भी टोटल लेंगे जो हो रहा है 7,50,000। नहीं हुआ मतलब कुछ मिस्टेक कर दिया तुमने, तो वो भी क्रॉस वेरीफाई हो जाता है। और ये हमारा फर्स्ट ईयर का बन गया लेक्चर भी। और अगर ये टोटल कॉलम नहीं बनाते हैं तो ऐसे कैसे सिखाते हैं इसको कि इसका टोटल लो पहले डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 750 और ये सेम टोटल यहाँ पे लिखो क्रेडिट में 750 और डेप्रिसिएशन तो हमने लिख दिया ऑलरेडी 62,500। तो 750 में से 62,500 माइनस करके ये बैलेंस निकाला जाता है। एक्चुअली बैलेंस निकालने का मेथड क्या है कि डेबिट का टोटल लिया, वो टोटल यहाँ लिखा, उसमें से ये 62,500 माइनस किया तो ये बैलेंस आएगा। बट अगर हमने ये वर्किंग कर ली तो मैं कैसे सिखाता हूँ कि ये वर्किंग कर लो, ये यहाँ पे आ गया बस। तो ये परचेज का एंट्री डेबिट में और ये जो है ये क्रेडिट में, और टोटल अपने आप सेम आना चाहिए तो क्लियर। इसमें किसी को भी कुछ डाउट है फर्स्ट ईयर का वर्किंग या फर्स्ट ईयर का लेटर? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन की क्लियर है? नो सर। पक्का सबको क्लियर है ना? शिखा, नितिका, हर्षित, भूषण, बुद्धिमंता, रुफुस, हर्ष एंड अदर्स आल्सो। यश, Yes, sir. अब सेकेंड ईयर का हमें बनाना है। तो सेकेंड ईयर का हम बनाएंगे। सेकेंड ईयर इज हमारा 13-14, राइट। अब हमें करना क्या है, 13-14 कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होगा, कौन बताएगा? 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। यस, वो मैंने लिख भी दिया है क्योंकि लास्ट ईयर थोड़े स्टूडेंट्स को ना प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा होगा। बट ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली रेफरेंस के लिए। अब फर्स्ट डेट क्या होगा यहाँ पे, 1 अप्रैल 13, वो तो यही बैलेंस है। बट 13-14 में अब देखना है क्या हमने 13-14 यानी बिटवीन दिस पीरियड 1 अप्रैल 13 टू 31 मार्च 14 क्या कोई भी मशीन खरीदा है या बेचा है? यहाँ तक का तो हमने ऑलरेडी ले लिया। अब उसके बाद डायरेक्टली डेट है 31 दिसंबर 14, तो क्या 31 दिसंबर 14 विल कम इन दिस ईयर? नो, नेक्स्ट ईयर आ गया। इस ईयर में नहीं No. आएगा क्योंकि ये ईयर तो Next year. 31 मार्च 14 को ही खत्म हो रहा है। तो यानी इस साल में हमने ना तो खरीदा है और ना ही बेचा है। इन 13-14 Turnhill Corporation have never purchased and not sold. कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है तो क्या करने का, लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का।
What is the last date of this year? 31st March 2014. We will calculate the depreciation. And this is which method? Straight line method, fixed installment method. तो इसमें हमेशा ये जो फर्स्ट अमाउंट है इस पे ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। M1 का हम किस पे निकालेंगे? 5 लाख पे। M2 का किस पे निकालेंगे? 2,50,000 पे। और क्योंकि इस ईयर में नहीं खरीदा है तो मंथ्स अपॉन 12 नहीं आएगा। ये मंथ्स अपॉन 12 you have to multiply when you are purchasing that asset in that year or you are selling the asset in that year. परचेस और सेल किया है अगर तो ही मंथ्स इनटू मंथ्स अपॉन 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कुछ भी नहीं किया है वो एसेट के साथ उस ईयर में तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज डेट भी देखोगे कि ये डेट हमने लिखा उसके ऊपर कौन सा डेट है? 31 मार्च 30, तो इसका डिफरेंस 12 मंथ्स ही है। तो इंटू 12 अपॉन 12 करेंगे, दैट इज 1 ओनली, तो वी डोंट नीड। तो आ जाएगा तुम्हारा डेप्रिसिएशन। और ये वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इधर 50,000 और सेम इधर 25,000 लिख दोगे। मैंने अलग अलग लाइन में लिखा है क्योंकि आई एम शोइंग द कैलकुलेशन, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि 50 कैसे आया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका टोटल। अगर टोटल कॉलम बनाओगे तो टोटल विल बी 75,000। फिर सेम डेट पे हम क्या निकालेंगे? वही बैलेंस, रिटन डाउन वैल्यू है ना। वी विल राइट द रिटन डाउन वैल्यू और द बैलेंस। उसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं। जो तुम्हें लिखाएंगे कुछ भी वर्ड यूज करो, वर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बैलेंस कैसे आता है? जो भी प्रीवियस अमाउंट है, प्रीवियस वाज 4,50,000 minus this depreciation 50,000. So your balance written down value will be 4 lakh. Here 2,37,500 minus 25,000. So your balance will be 2,12,500. 4 lakh plus 2,12,500, that you will get the total, and this is your working of second year. कुछ खरीदा नहीं, कुछ बेचा नहीं, तो बस खाली डेप्रिसिएशन और बैलेंस। अब यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे 13-14। अब सबसे पहले जब भी सेकेंड ईयर का बनाते हो तो ये जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस, उसको हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पहले लिखते हैं। यस, किसी को डाउट है कुछ? यस हर्षित। ये सर वो जो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लिया है वो 12 मंथ्स का है ना? हाँ 12 मंथ्स। कि अच्छा ठीक है, थैंक यू। यस, तो अब सिंपल है कि यहाँ खाली क्या आएगा, क्योंकि इस ईयर में ना तो खरीदा है ना बेचा है। खरीदेंगे तो डेबिट में आता है, बेचेंगे तो क्रेडिट में आता है। क्योंकि खरीदा बेचा नहीं है वो तो ठीक है, कुछ नहीं आएगा, परचेज भी नहीं आएगा, सेल भी नहीं आएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर का बैलेंस है वो डेबिट में हमेशा लिखना पड़ेगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैरिड डाउन है, सेम इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये 31 मार्च, ये 1 अप्रैल, और सेम अमाउंट। उसके बाद क्या है? बस ये डेप्रिसिएशन और बैलेंस। मैंने बोला लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे ये दोनों तो आएगा ही। On the last date of the year, you will have to write this by depreciation and by balance. ये तो हर ईयर के एंड पे आएगा ही। और ये अमाउंट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। डेप्रिसिएशन का टोटल कितना है? 75। और बैलेंस का टोटल कितना है? 6,12,500। फिर हम डेबिट साइड का टोटल लेंगे, लेफ्ट साइड का, वो तो एक ही अमाउंट है तो सेम ही टोटल आएगा। इसका भी टोटल लेंगे, वो भी सेम आ रहा है, तो ये हमारा सेकेंड ईयर का लेजर बन जाएगा। क्लियर है ना? सो यस। जो जैसे आपने मशीनरी अकाउंट में 2013-14 ऐसे मेंशन किया है,
हाँ, इधर 12-13 भी कर सकते थे ऊपर। और अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा ना, मतलब? हाँ चलेगा, वो चलेगा। जस्ट वो कंफ्यूज नहीं हो, मैं भी वैसे ही सिखा रहा था, फिर किसी ने लास्ट ईयर बोला अरे सर ईयर कैसे समझेगा, तो मैं बोला चलो लिख देते हैं, बट यहाँ क्योंकि ऑलरेडी टाइप कर चुका था तो वहाँ चेंज नहीं किया। ठीक है ना, तो ये फाइल भी एक्चुअली ये जो S1 S2 S3 S4 है ना, ये 2020 में बनाई हुई एक्सेल फाइल है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज में देखोगे ना तो पता चलेगा, ये भी फाइल जब बनाई थी 2020 में, ये S1 S2 S3 एंड एक S4 है। आगे ये क्वेश्चन 2020 से सिखा रहा हूँ IBS के, और उसके बाद इसमें ये सब ऐड होते गए हर साल। ये तो लास्ट ईयर ऐड हुआ क्योंकि ये तो लास्ट ईयर मिड सेम का है, मिड सेम के एग्जाम के बाद मैंने एंड सेम के लिए ये तो एक्सप्लेन किया, राइट। ये CEC का भी है, तो CEC में भी लास्ट ईयर कैसा आया था वो तुम लोग यहाँ रेफर कर सकते हो। तो कोई डाउट नहीं आता। अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो डाउट आता है वो सेल में ही आता है सबको। परचेज तो कुछ नहीं है, खरीदा वो डेट लिखो, टू कैश बैंक लिखो। मार्क्स सिर्फ ये बना के आए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स इसका है। बट ये राइट बना लिया तो ये तो खाली कहाँ लिखना है मैंने बता दिया, सब कुछ सेम ही तो करते हैं। अब 14-15 का वर्किंग। अब 14-15 में क्या क्या किया है हमने। एक मशीन तो हमने बेचा है यहाँ पे, M2 1 अक्टूबर को जो खरीदा था, और उसी दिन एक मशीन खरीदा भी है 2,80,000 और 23 लाख में। अब पहले क्योंकि क्वेश्चन में बेचा वाला दिया है तो पहले मैं बेचने का लिख देता हूँ। डेट तो दिया है 31/12/14, 31 दिसंबर 14। क्या किया है मैंने, बेचा है, बट यहाँ सेल नहीं लिखना है। अब क्या याद रखना है तुम लोगों को, मैंने एक चीज तो बोला कि डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, बट इसके अलावा depreciation is also calculated whenever we sell any asset। जब भी हम कोई एसेट, मशीन, फर्नीचर को बेचेंगे उस दिन भी हम डेप्रिसिएशन उस मशीन या उस एसेट पे कैलकुलेट करेंगे जो हम बेच रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि 31 मार्च लास्ट डेट ऑफ द ईयर को जितनी भी मशीन हमारे पास है सब पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन बीच में जब हम बेच रहे हैं तो सिर्फ उस मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे जो मशीन हम बेच रहे हैं, सब मशीन पे नहीं करेंगे। ये भी क्लियर है जो बोला, ये भी क्लियर है। तो हम बेच रहे हैं M2 बेच रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन M2 पे कैलकुलेट करेंगे, और बेचने के वक्त पहले डेट लिख के हमेशा पहले डेप्रिसिएशन ही लिखना है। सबसे पहले जब भी बेचोगे तो वर्किंग में जो बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो M2 का कॉस्ट क्या था 2,50,000 इंटू 10%। अब बेचेंगे तो भी मंथ्स अपॉन 12 लेना है। मंथ्स अपॉन 12 कैसे आएगा, आज डेट है 31 दिसंबर, उसके ऊपर क्या डेट थी 31 मार्च। या सिंपल है कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल। 14-15 स्टार्ट कब हो रहा है 1 अप्रैल 2014 को, या ऊपर वाली डेट देखो 31 मार्च 14, वो दोनों एक ही है। 31 मार्च 14 बोलो या 1 अप्रैल 14 बोलो। तो फ्रॉम दिस डेट और फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल कितने मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स हो रहे हैं, तो इसलिए इंटू 9/12 डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने लिख दिया। सर एक बार वो क्वेश्चन दिखाएंगे। अच्छा, सेकंड वाला मशीन बेचा है। हाँ वो दिया रहेगा, कौन सा बेचा वो तो दिया ही रहेगा। सर उसी दिन पे परचेस भी हो रहा है ना, तो पहले अपने को सेल करने का ना।
कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सर, हम तो अलग लोग को कॉलम में एंट्री आएगा ना। पर सर हम लोग जो को पहले किया मैम वो पहले करो। मैम ने बोला कि पहले सेल का करने का। तो सेल करो, बट आंसर में कुछ फर्क नहीं पड़ता है एज पर माई नॉलेज। ओके, चलेगा। मैंने भी सब में सेल का ही पहले किया हुआ है, बट तुमने क्वेश्चन पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बट सब मैम ने भी वही बोला और मेरे भी सब में सेल ही पहले है, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब लोग वही मेथड फॉलो करो। अब सर 14-15 में हम M1 पे डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे? क्या करेंगे ना, अ, अभी तो बाकी है ना, करेंगे। ओके सर। यस यस। तो ये तो हमने किया खाली उस पे जो मशीन बेच रहे हैं, राइट। डेप्रिसिएशन आ गया। इसके बाद जो मशीन बेचा उसका रिटन डाउन वैल्यू 2,12,500 माइनस 18,750। इसको हम रिटन डाउन वैल्यू बोलो या बुक वैल्यू बोलो, बुक वैल्यू भी बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, ठीक है। बैलेंस भी बोलते हैं। अब इसमें से कितने में बेचा वो माइनस करोगे, कितने में बेचा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, कितने में बेचा, ये कितने में बेचा, डेट इज गिवन ना ईयर। 1,90,000। 1,90,000 में बेचा, तो वो तुम्हें क्या करना है, लेस सेल प्राइस विच इज 1,90,000। अब 1,93,000 में से 1,90,000 माइनस करोगे तो तुम्हारा आएगा पॉजिटिव 3,750। बट पॉजिटिव आया मतलब वो लॉस है, और नेगेटिव आया मतलब वो प्रॉफिट है, ऐसे याद रख सकते हो। या एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इफ बुक वैल्यू इज मोर देन सेल प्राइस देन इट इज लॉस, और बुक वैल्यू इज लेस देन सेल प्राइस देन इट इज प्रॉफिट। और ये जनरल कॉन्सेप्ट भी है, लॉजिक है कि मेरी मशीन की वैल्यू 1,93,750 है और मैंने उसको 1,90,000 में बेचा, तो मुझे लॉस हुआ कि फायदा हुआ। तो कोई भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो, या तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि पॉजिटिव आया तो वो लॉस है, नेगेटिव आया तो प्रॉफिट है, या जो मैंने बोला वो शिखा के फाइल में भी लिखा हुआ है कहीं पे, शिखा की फाइल में शेयर करूंगा, तो उसमें था वो, राइट है ना शिखा, तुमने कहीं लिखा भी था, क्योंकि मैंने जब पढ़ा रहा था तो कहीं लिखा हुआ है ऐसा। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा है बुक वैल्यू, तो मैं सीधा कर देता हूँ, बुक वैल्यू इज लेस देन सेल प्राइस तो प्रॉफिट, बुक वैल्यू इज मोर देन लॉस। ये कॉन्सेप्ट याद रखो, या जो मैंने बोला पॉजिटिव है तो लॉस, नेगेटिव है तो प्रॉफिट, बस ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया लॉस। इतना ही कैलकुलेशन वर्किंग में करना है जब भी बेचा जाएगा, एक ही सेल होगा पूरे सब में, बस। तो तुम्हें यही करना है, जो मशीन बेच रहे हैं, जो एसेट बेच रहे हैं, उस पर डेप्रिसिएशन निकालो, ऊपर के अमाउंट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, बुक वैल्यू आएगा, उसमें से सेल प्राइस माइनस करो, प्रॉफिट या लॉस निकालो। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है कि सेल पे इससे ज्यादा वर्किंग नहीं है, इतनी ही वर्किंग है। अब ये वर्किंग का इधर इफेक्ट कैसे आएगा, पहले तो मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन ले लेता हूँ, वो तो हमेशा लेना ही होता है, ये वाला। और सिंपल है, अभी जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बेचेंगे दो इफेक्ट हमेशा 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 क्रेडिट में आएगा। whenever you are selling in the on the credit side, ये दो तुम्हें लिख देना है on the date of sale, by depreciation और by cashback। डेट ऑफ सेल लिखा 31/12/24, राइट। और ये लिख देना है जो ईयर में भी बेचेंगे, जो भी तारीख को बेचेंगे, ये दोनों क्रेडिट में ही आएगा, फिक्स है। अमाउंट कहां से मिलेगा, डेप्रिसिएशन का ये अमाउंट जो हमने निकाला 18,750,
कितने में बेचा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो हमने यहाँ पे भी लिखा, सेल प्राइस 1,90,000। तो सेल क्या हार्ड है? मतलब एक चीज तो समझ लो कि सेल का वर्किंग यही है जो मैंने किया, इससे ज्यादा कुछ वर्किंग नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, टू इफेक्ट्स ऑफ सेल विल बी ऑलवेज ऑन द क्रेडिट साइड। जो वर्ड्स मैंने लिखे वही वर्ड्स लिखने हैं, उसका अमाउंट इस वर्किंग से हमें मिल जाएगा। और सेल पे लेकिन 2 इफेक्ट नहीं आते हैं, सेल पे टोटल 3 इफेक्ट आएंगे, बट थर्ड इफेक्ट क्रेडिट में भी आ सकता है या डेबिट में भी आ सकता है, डिपेंडिंग कि तुम्हें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है। लॉस हुआ है तो थर्ड इफेक्ट भी क्रेडिट में आएगा, प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, उसकी जगह बाय लॉस ऑन सेल भी लिखोगे तो भी चलेगा, जो भी तुम्हारे डिवीजन में सिखाएंगे। तो लॉस हुआ है तो क्रेडिट में, प्रॉफिट हुआ है तो डेबिट में लिखेंगे। ये 2 तो फिक्स है, और सेल पे टोटल 3 इफेक्ट आते हैं, ये याद रखना है। तो ये यहाँ तक किसी को डाउट कि बेचा, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ? पक्का सबको क्लियर है? यस कोई सर। डाउट तुम्हारे नहीं पूछ रहा है? ऐसे तो नहीं है ना? ठीक है, तो ये हो गया सेल का इफेक्ट। अब सेम डेट के हमने एक मशीन और खरीदा है 2,80,000 और 23 लाख, तो वो डेट लिखेंगे, सेम डेट खरीदा है तो परचेस लिखेंगे, वो M3 में लिखेंगे क्योंकि नया मशीन। उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी? यहाँ पे डेबिट, डेट टू कैश बैंक। अब और कुछ खरीदा बेचा? नहीं, कुछ नहीं खरीदा। तो क्या सम खत्म? नहीं, लास्ट ईयर के लास्ट डेट पे भी हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन ऑल द रिमेनिंग एसेट। जो एसेट बच गए ये तो बेच दिया, अभी इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। M1 बचा हुआ है, M3 बचा हुआ है, तो इन दोनों पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। M1 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 लाख का 10% 50,000। M2 3 लाख है उसका कॉस्ट, तो 3 लाख इंटू 10%, बट ये अभी खरीदा 31 दिसंबर, तो फ्रॉम 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो इंटू 3/12, तो ये M3 का डेप्रिसिएशन 7,500। टोटल डेप्रिसिएशन 50,000 7,500, दैट इज 57,500। फिर लास्ट डेट को हम बैलेंस या रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू, उसको जो भी बोलो, जो भी तुम्हें लिखना है, कोई भी एक ही वर्ड लिखना है। वो कैसे आएगा? 50,000 के ऊपर क्या अमाउंट है? 4 लाख, तो 4 माइनस 50 3,50,000। ये तो खत्म हो गया, बेच दिया, वो खत्म, उसमें कुछ करना ही नहीं है आगे। 3 लाख माइनस 7,500, तो 2,92,500, इन दोनों का टोटल। ये थर्ड ईयर का वर्किंग खत्म है। हमने ये इसका एंट्री ले लिया, परचेज का एंट्री ले लिया। लास्ट में क्या मैंने बोला कि हर ईयर में लास्ट डेट ऑफ द ईयर को ये 2 तो तुम्हें लिखना ही है। हर साल क्रेडिट में ऑन द लास्ट डेट बाय डेप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन तो आएगा ही। और ये अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे है हमारे पास 57,500 एंड 6,42,500। टेक द टोटल ऑफ बोथ साइड, वो टैली होना चाहिए, अपने आप टैली हो जाएगा, नहीं हुआ तो कुछ मिस्टेक है, राइट। और ये थर्ड ईयर। एक ही सेल आएगा तो ये वर्किंग सीखना है, बाकी परचेज है वो तो परचेज लिख के यहाँ पे बस, और डेप्रिसिएशन हर साल निकालना है लास्ट डेट को, और जब बेचेंगे वो बेचेंगे उस डेट को,
बाकी लास्ट डेट को एवरी ईयर निकालना है और क्रेडिट में लास्ट डेट को बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस हर साल में आएगा। इसके अलावा जो आ सकता है वो ये है जो क्रेडिट में आ सकता है, राइट। बट ये तो था नहीं, मतलब ये जो लिखा ना, इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ एंट्री आएगी नहीं। बस डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, खरीदा है तो टू कैश बैंक, और प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में ये 3 चीज के अलावा कुछ नहीं आ सकता। हाँ, बट 2 मशीन खरीदा है तो 2 बार कैश। क्रेडिट में डेट ऑफ सेल पे ये 3 और लास्ट डेट पे ये 2, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। एक साल में इससे ज्यादा एंट्री पॉसिबल नहीं है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? कुछ है, कुछ नहीं समझा, कुछ हार्ड लग रहा है? सर एक बार लेजर एंट्री फिर से एक्सप्लेन करते हैं आप। क्या बोल रहे हो? सर एक बार लेजर का वो फिर से एक्सप्लेन कर दे जो आपने यहाँ पे भी किया ना, तो कैश बैंक अकाउंट ये वाला एक बार फिर से कर दे, 14-15 का। 14-15 का कौन सा वाला? तो कैश एंड बैंक अकाउंट वाला 3 लाख वो कैसे आया, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा। ये वाला? हाँ जी। ये वो जो खरीदा ना, ये परचेस वाला, परचेस, ये जो मैंने सिलेक्ट किया, ये इधर क्वेश्चन में ओके ओके ओके। कि Yes, on yes, the yes. same day they purchased another machine costing 2,80,000 and paid 20,000 on installation. तो 2,80,000 plus 20, 3 लाख में हमने खरीदा। तो वर्किंग में वो परचेस का मैंने लिखा ना M3 में, थर्ड मशीन, राइट। तो वो परचेस हमेशा डेबिट में ही आता है, राइट। क्लियर है ना? कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना इसके 3 सम इंक्लूड करने वाला, एक स्ट्रेट लाइन से और 2 सम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। और कल क्योंकि 9 बजे वाला लेक्चर है, 9 सवा 9 वाला, तो जब तक 3 सम नहीं होंगे, चाहे 11 बजे 11:30 बजे, ठीक है ना। तो 3 सम कल टारगेट है, बट कल थोड़ा फास्ट जाएंगे तो हो जाएंगे 40-30 यानी मिनट्स में, या 40 मिनट्स में, तो मैक्स 2 आवर्स में हो जाएंगे, राइट। सर तो यस, जो